वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम 18 से 22 नवंबर 2025 के बीच की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक विस्तृत नजर डालेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों से लेकर महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका तक बहुत कुछ जानने को है। तो चलिए इन खबरों की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। सबसे पहले रक्षा और विदेश नीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से शुरू करते हैं। शुरुआत एक दुखद खबर से। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जी, यह घटना 21 नवंबर 2025 को हुई। और इसमें पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मृत्यु हो गई। यह तेजस फाइटर जेट से जुड़ी दूसरी दुर्घटना है। पहली मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि तेजस कार्यक्रम भारत की मेक इन इंडिया रक्षा रणनीति की एक तरह से आधारशिला है। बिल्कुल, इसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने विकसित किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल इसका उत्पादन करती है। और ये भारत का पहला स्वदेशी सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। जी। अच्छा, अब अंतरिक्ष क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर है। भारत का पहला पूरी तरह से उद्योग निर्मित पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब पीएसएलवी तैयार है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के कंसोर्टियम ने बनाया है। और इसका मिशन क्या है? 2026 की शुरुआत में ये ओशन सैट उपग्रह लॉन्च करेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव लगता है। बहुत महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रॉकेट उत्पादन के बजाय उन्नत अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। आईएसआरओ अब इनोवेशन पर फोकस करेगा, प्रोडक्शन पर नहीं। चलिए अब क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। इसमें भी एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। आप सेशेल्स की बात कर रही हैं? जी, सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी सीएससी का छठा पूर्ण सदस्य बन गया है। और ये घोषणा नई दिल्ली में हुई 20 नवंबर को 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान। तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आखिर है क्या? देखिए, ये हिंद महासागर के देशों का एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। अच्छा। भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश के बाद अब सेशेल्स के शामिल होने से इसका दायरा और बढ़ गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य है आम सुरक्षा चुनौतियों से, जैसे समुद्री डकैती, आतंकवाद, इन सब से मिलकर निपटना। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों में भी एक नई शुरुआत हो रही है। जी, एयर कार्गो सेवाओं को लेकर भारत जल्द ही अफगानिस्तान के साथ एयर कार्गो सेवाएं फिर से शुरू करेगा। काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर कॉरिडोर दोनों ही फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब जमीनी रास्ते में क्या दिक्कत थी? दिक्कत पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रास्ते पारंपरिक भूमि व्यापार मार्गों में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? सीधा फायदा। इससे अफगान कृषि उत्पादों जैसे फल, सूखे मेवे, इनका भारत में निर्यात बढ़ेगा। और भारत से? और भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी का अफगानिस्तान में निर्यात आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई रक्षा और विदेश नीति। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। जहां सरकार बीमा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। जी, इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा प्रावधान है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना। 100% मतलब पूरी तरह से विदेशी कंपनी आ सकती हैं। जी हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य है अधिक वैश्विक पूंजी और विशेषज्ञता को आकर्षित करना, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े और भारत में बीमा की पहुंच गहरी हो। ये सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के भी अनुरूप है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले की बात करते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन से जुड़ा है। राज्यपालों की शक्ति को लेकर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की सीमाएं तय की हैं। और फैसला यह है कि अदालतें सहमति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं लगा सकती और न ही डीम्ड एसेंट घोषित कर सकती हैं, यानी देरी होने पर सहमति मान लेना। बिल्कुल। इसमें जो आकर्षक बात है वो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, वो क्या है? कोर्ट ने कहा कि संविधान में केवल यथाशीघ्र यानी एज सून एज पॉसिबल वाक्यांश का उपयोग किया गया है।
इसलिए न्यायिक समय सीमा तय करना इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर कोई राज्यपाल सालों तक बिल पर बैठा रहे तो वहीं पर कोर्ट ने एक रास्ता छोड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे, अस्पष्ट और अनिश्चितकालीन निष्क्रियता के दुर्लभ मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। मतलब फैसला लेने का निर्देश दिया जा सकता है। जी, लेकिन क्या फैसला लेना है ये नहीं बताया जाएगा। न्यायपालिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 4 महीने के भीतर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश नवंबर 2025 में एक फैसले के दौरान आया, जिसमें कोर्ट ने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। किस आधार पे? इस आधार पर कि वो न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते थे। अच्छा, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने भी एक महत्वपूर्ण पहल की है। जी, हैदराबाद में 19 नवंबर 2025 को हैदराबाद में वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से भारत के सार्वजनिक ऑडिट इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण करना। मतलब ऑडिट को और ज्यादा टेक्सा भी बनाना। एक तरह से हाँ। चलिए अब खंड 3 पर आते हैं। स्वास्थ्य, पर्यावरण और विज्ञान। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है, खासकर सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए। ब्रेन ईटिंग अमीबा को लेकर जी, कर्नाटक सरकार ने निग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले एमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस AME के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य सलाह जारी की है। यह अमीबा गर्म मीठे पानी के स्रोतों जैसे तालाबों और झीलों में पाया जाता है। और संक्रमण कैसे होता है? संक्रमण तब होता है जब दूषित पानी नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है, पीने से नहीं। इसके लक्षण क्या हैं? तेज सरदर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और व्यवहार में बदलाव। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता। तो सावधानी ही बचाव है। बिल्कुल। खैर, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। भारत ने सिकल सेल रोग के लिए अपनी पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थेरेपी का नाम है बिरसा 101, जो क्रिस्पर तकनीक पर आधारित है। और इसे CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB ने डेवलप किया है। इसका क्या महत्व है? देखिए, ये बीमारी भारत की जनजातीय आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है। ये थेरेपी इसका एक सस्ता और संभावित रूप से आजीवन इलाज प्रदान कर सकती है। और ये सरकार के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से भी जुड़ता है। जी, जिसका लक्ष्य 2047 तक इस बीमारी को खत्म करना है। अब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं। FSSAI एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ORS लेबल को लेकर? हाँ, ORS लेबल का गलत इस्तेमाल करने वाले सभी फलों पर आधारित पेय, एनर्जी ड्रिंक्स और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स को तुरंत हटाने के लिए देशव्यापी अभियान। इसके पीछे कारण यह है कि ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स एक विशिष्ट मेडिकल फॉर्मुलेशन है। और कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत का औसत तापमान बढ़ गया है। कितना? पिछले दशक यानी 2015 से 2024 में 20वीं शताब्दी की शुरुआत की तुलना में लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये तो काफी ज्यादा है। जी, और इसी से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में फॉसिल फ्यूल ट्रीटी इनिशिएटिव पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन से दूर एक न्यायसंगत वैश्विक परिवर्तन के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्या? भारत इस पहल का औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, जबकि वानुआतू और तुवालू जैसे कई छोटे द्वीपीय राष्ट्र इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। और इसी से जुड़ी खबर यह है कि तुर्की 2026 में अंतालिया शहर में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जी, चलिए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और विविध समाचारों पर नजर डालते हैं। चीन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा है। एक विशाल मोबाइल फ्लोटिंग कृत्रिम द्वीप। हाँ, जिसका आधिकारिक नाम डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी है। इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में दीर्घकालिक अनुसंधान। इसके 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी और वित्त के मेल का एक और उदाहरण UAE और चीन से आया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को लेकर।
संयुक्त अरब अमीरात ने नए जिस्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीन को अपनी पहली सीबीडीसी हस्तांतरित की है। ये सीबीडीसी आधारित सीमा पार भुगतान को तत्काल संभव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मतलब अब पैसे भेजना और भी तेज हो जाएगा। यूएई एक और कारण से चर्चा में है। मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूएई 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है। $1.46 बिलियन का योगदान, जो कुल वैश्विक मानवीय सहायता का 7.2% है। केवल अमेरिका और यूरोपीय संघ इससे आगे हैं। और मुख्य प्राप्तकर्ता है फिलिस्तीन, सुदान, सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान। और ऑस्ट्रेलिया से एक अनोखी खबर जो दुनिया में अपनी तरह की पहली है। सोशल मीडिया बैन 10 दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देशव्यापी प्रतिबंध। इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और हानिकारक सामग्री जैसे खतरों से बचाना है। अब कुछ ऐसी खबरें जो भारत के लिए गर्व का क्षण है। खेल से शुरू करते हैं। बॉक्सिंग से ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। विजेताओं में मीनाक्षी हुडा, निखत जरीन, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, परवीन हुडा, अरुंधति चौधरी और नूपुर श्योरान शामिल हैं। एक शानदार प्रदर्शन। बिल्कुल। और खेल में ही अल्टीमेट फ्रिस्बी में भी भारत ने इतिहास रचा है। जी, भारत ने जर्मनी को हराकर 2025 वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये इस खेल में भारत का पहला विश्व खिताब है। अब संस्कृति की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक दाओ को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। दाओ एक हस्त निर्मित ब्लेड है। और अरुणाचल के दूसरे जीआई उत्पादों में वाक्रो ऑरेंज, इदू मिश्मी टेक्सटाइल, खमती चावल, याक छुरपी आदि भी शामिल हैं। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति और उसकी पारंपरिक निर्माण विधियों को मान्यता देता है, जो कारीगरों के लिए आर्थिक रूप से भी फायदेमंद होता है। आखिर में भारतीय रेलवे की एक नई पहल, कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन सेवा। दक्षिणी रेलवे ने भारत की पहली इंट्राजोनल सेवा शुरू की है। ये सेवा तमिलनाडु और केरल के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को जोड़ेगी। रोयापुरम यानी चेन्नई और मैंगलोरू सेंट्रल के बीच चलेगी। और पहली सेवा 12 दिसंबर 2025 को मैंगलुरु से रवाना होगी। जी। और हाँ, 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का ताज मेक्सिको के फातिमा बॉश ने जीता। भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया। तो ये थीं इस सप्ताह की कुछ प्रमुख सुर्खियां। रक्षा, विज्ञान से लेकर खेल और संस्कृति तक हर क्षेत्र में काफी कुछ हुआ। अगर आपको ये करंट अफेयर सीरीज फायदेमंद लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वन डे एग्जाम मेंस से रिलेटेड हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।